चलिए, आईयूपीएसी में जो हमने अध्ययन किया था, इससे पहले हमने एल्डिहाइड ग्रुप का अध्ययन कर लिया। किस ग्रुप का? एल्डिहाइड ग्रुप का। उससे पहले हमने कीटोन समूह का, अल्कोहल समूह का, और उसके पहले हमने जो है हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन समूह का अध्ययन किया गया था और बताया गया था कि इसमें इसके जो है पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आइडो है ना, और अगर साधारण भाषा में कहें तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड था। उसके बाद हमने जो दूसरा अध्ययन किया था अल्कोहल ग्रुप का किया था, जिसे हम एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल के साधारण नाम से बुलाते हैं, और इसके आईयूपीएसी नाम से हम इसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इस नाम से बुलाते हैं ना। उसके बाद हम आ गए थे एल्डिहाइड ग्रुप पे, जिसको हमने बताया था कि इसका क्रियात्मक समूह CHO था। क्या था? CHO। और CHO में हम इसे मेथिनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेप्टेनॉल, हेक्सेनॉल जो भी ये बुलाते थे। और अगर इसका साधारण नाम जो है, हमें यदि इसका साधारण नाम रखना था इसका एल्डिहाइड ग्रुप का, तो फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह था, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद कीटोन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ओन था, जैसे मेथिल कीटोन, एथिल कीटोन। जब हम इसके आईयूपीएसी में गए तो हमने इसमें ओन जोड़ दिया। क्या जोड़ा? ओन। जैसे प्रोपेनोन है ना, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ा। अब जो हमारा अगला समूह है इसके बाद, जो कि आपको इस व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या है? ये है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप COOH, जिसको हम कहते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका साधारण नाम कार्बोक्सिलिक समूह है। इसको आईयूपीएसी, इसका आईयूपीएसी अनुलग्न, क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी अनुलग्न, आईयूपीएसी अनुलग्न, आईयूपीएसी अनुलग्न इसका हो जाएगा ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। तो जब भी हमको क्या करना है, इसके आईयूपीएसी को लिखना है, तो यहाँ पे हमको क्या जोड़ देना है? ओइक अम्ल या ओइक एसिड जोड़ देना है, तो हमारा आईयूपीएसी बन जाएगा। अब मैंने इसका सामान्य सूत्र बताया था, सिंपल फार्मूला, सामान्य सूत्र वो बताया था आपको, CnH2n + 1COOH। और ये भी आपको बताया गया था कि अगर COOH जो है श्रृंखला, सीधी श्रृंखला में आता है तो इस कार्बन की गिनती होगी, और अगर ये सीधी श्रृंखला में नहीं है, स्टेट ब्रांच में नहीं है, तो यहाँ पर इसकी गिनती नहीं होगी। यदि यह सीधी श्रृंखला में आता है तो इस कार्बन की गिनती होगी, अगर सीधी श्रृंखला में नहीं आता है, ऊपर नीचे आता है, तो इस कार्बन की गिनती नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये जो है, तो जैसे देखिएगा, हम इसके एग्जाम्पल को चलते हैं। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 1 हाइड्रोजन COOH, यानी कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 1 हाइड्रोजन धन COOH। ये जो है आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने कार्बन रख दिया C4। क्या लिख दिया? C4। तो हाइड्रोजन हमें कितना रखना पड़ेगा? 9H9, और फिर उसके बाद COOH, है ना। या आप इस तरह से इसको जो है C4H10, फिर उसके बाद आप जो है COO लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ओइक एसिड है। अब हम इसे थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करते हैं, सीधी श्रृंखला में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो 4 है, तो CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH। यही ना। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, इसको लेकर तो 5 हो जाएगी। लेकिन रही बात, अभी उस फार्मूले पे चलते हैं। कार्बन कितना है? 1 2 3 4, उसका दुगना हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 9, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और लास्ट में COOH। सटीक बैठ गया। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 1 हाइड्रोजन धन COOH, यानी हमने कहा कि यह COOH जो है एक सीधी श्रृंखला में है, तो दैट मीन इसकी भी गिनती होगी, है ना। इसका इस कार्बन की भी गिनती होगी, क्योंकि स्टेट फॉरवर्ड सीधी श्रृंखला में क्या हुआ है? आया हुआ है। अगर ये सीधी श्रृंखला में आया हुआ है तो इसकी भी गिनती होगी, और जब इसकी गिनती होगी तो आप किस प्रकार से जो इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
हालांकि देखा जाए तो 3 कार्बन से 4 कार्बन हो चुके हैं। श्रृंखला थोड़ी कैसी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है। और जब श्रृंखला लंबी हो चुकी है तो हमें करना क्या है, कार्बन की गिनती जो है उसी तरफ से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह हमें पहले मिल जाए। तो चलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 लिखा है पेंट, क्या लिख सकते हैं, पेंट धन सिंगल बॉन्ड के लिए एन धन, लास्ट में इसका अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल, क्या है, ओइक अम्ल। तो इसका आयुर्वेद नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। ये तो हुआ, इसको लिखते हैं। लेकिन क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे है तो आप लिख सकते हैं 1 पेंटेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं, 1 पेंटेनोइक अम्ल, या आप जो है पेंटेनोइक अम्ल 1 भी लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, ये बहुत ही आसान है, नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। इससे चले नेक्स्ट, थोड़ा सा श्रृंखला लंबी करते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 CH2 CH2 COOH। देखा जाए तो श्रृंखला लंबी हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर आप कार्बन 10। अगर इस एग्जाम्पल पे चलते हैं तो 9 ही कार्बन है, ये तो क्रियात्मक समूह का कार्बन है। गिनती तो 9 ही कार्बन, 9 दूनी के 18 1 19 होना चाहिए हाइड्रोजन ना। तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 14 15 16 17 18 19 कंप्लीट है। उसके अनुसार अब चलते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए क्या लगता है, लेकिन COOH इधर से पहले मिल जा रहा है तो गिनती 10 होगी। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की कंडीशन को दिखा दीजिए, कौन से नंबर पे इधर से, पहले नंबर पे इधर से गिनती करने के बाद पहले नंबर पे क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है, इधर से करने के बाद जो हमें कहीं 10वें नंबर पे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जिधर से पहले मिलेगा गिनती उधर से होगी। इधर से चलते हैं तो हमें COOH इधर से पहले मिल जाता है तो कार्बनिक समूह गिनती यानी क्रियात्मक समूह गिनती इधर से होगी। तो पहले पर ओइक अम्ल है, लिखेंगे। अब आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले आपको जब नहीं समझ में आता तो पहले रफली लिखिए 1 ओइक 1 ओइक और क्या है ये डेकेन ना, 1 ओइक डेकेन, 1 ओइक डेकेन कर सकते हैं। लेकिन आप इसको और भी आसान करिए 1 डेकेनोइक अम्ल या डेकेनोइक अम्ल। समझ में आया? अगर वन ना लिखे तो सिर्फ डेकेनोइक अम्ल, जैसे मैंने बताया ना, जब श्रृंखला बड़ी हो जाती है क्रियात्मक समूह कंडीशन को दिखाना अनिवार्य हो जाता है। बात समझे? और वे भी हाई स्कूल के लेवल तक तो ये चीजें बहुत ही नॉर्मल पड़ जाती हैं। अब नंदन सर जी स्याही ला दे तो फिर अच्छा दिखने लगे, है कि नहीं? नंदन सर स्याही लेते आइएगा। नहीं होना छोड़ा। आगे बढ़े।
एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर आपने इसको जैसे एल्किल, हमने R फॉर एल्किल, X फॉर हेलोजन बताया था, अगर ये फार्मूले को आप उस प्रकार लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे RCOOH, जहां R का मतलब कोई एल्किल हो गया, और जैसे देखिए ये हो गया CH3, R की जगह पे मेथिल रख दिया, और COOH, आप कहेंगे इसका क्या ये CnH2 प्लस OCOOH CnH2n+1 COOH के फार्मूले पे बैठ रहा है। देखते हैं कार्बन कितना है, एक ही है, एक का दुगना 2 धन 1 3, बैठ गया ना, फिर COOH लग गया। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नाम, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 2 के लिए क्या लगेगा H, श्रृंखला चूंकि छोटी है इसलिए क्रियात्मक समूह की कंडीशन को दिखाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर 3 से 4 से 5 से कार्बन होते हैं तब जो है क्रियात्मक समूह की यानी फंक्शनल ग्रुप की कंडीशन को दिखाना वहां पर अनिवार्य पड़ जाता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए H का इस्तेमाल कर लिया आपने, और सिंगल बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, H धन N धन ओइक अम्ल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। समझ में आया, एथेनोइक अम्ल CH3COOH यानी एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। ये जो आपको इसमें जो देखना है, R फॉर आप एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल हेक्सिल हेप्टिल जो आप्टिल जो भी आप रख सकते रखिए, क्योंकि यहां तक रखने पर ना, आप जब यहां तक रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप देखिए यहां पर CH3 CH2 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 और COOH रख दिया आपने। तो जब यहां तक आप गिनेंगे ना, तब देखिए 1 2 3 4 5 6, तब ये अभी तक आपका हेक्सिल है। हेक्सेन नहीं कर सकते, हेक्सेन कब कर सकते, जब CnH2+2 के फार्मूले को फॉलो करे तब तो एल्केन होगा। अभी तक जब CnH2+2 के फार्मूले को फॉलो नहीं करा, बल्कि यहाँ एक हाइड्रोजन कम पड़ जा रहा है, और मैंने बताया था जब एल्केन से 1 हाइड्रोजन लेस हो जाता है कन्वर्ट टू एल्किल, है ना, तो एल्किल में कन्वर्ट हो गया है। अभी तक इसका फार्मूला केवल हेक्सिल है ना, हेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन जब IUPAC नाम रखने जाएंगे तब पूरा का पूरा हेक्स बोलते हैं इसको, बात समझे, हेक्सेन बोलते हैं। तो जैसे इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो इधर से चलते हैं, गिनती करते हैं, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह ओइक एसिड पहले कंडीशन पर है, पहले नंबर पर है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे होता है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 ओइक हेक्सेन, 1 ओइक हेक्सेन या 1 हेक्सेनोइक अम्ल, या लिखते हैं हेक्सेनोइक हेक्सेनोइक अम्ल फर्स्ट, हेक्सेनोइक एसिड फर्स्ट, है ना। चार दे दो, चार। हो गया, समझ में आए। चलिए नेक्स्ट, अरे जब कोई बुलाता तो अंत उठ के जाके बाहर सुन लो का बात है कि नहीं, इतना झंझट ये नहीं, कोई अगर बुलाए तुरंत चले जाओ उसके, हाँ का बात, इधर डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोले आगे। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रियात्मक समूह को जब ब्रांचेज में करके देखते हैं, अगर ब्रांचेज में होगा तो क्रियात्मक समूह की गिनती तो होगी नहीं। जैसे देखिए CH3 CH2 CH COOH
CH2 CH3। जैसे क्रियात्मक समूह ओइक एसिड अब की बात सीधी श्रृंखला में नहीं है, तो जब सीधी श्रृंखला में नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन की गिनती होगी नहीं, इसकी गिनती तो हो नहीं सकती, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके यही है, यानी कुल कार्बन की संख्या को आपको इन्हीं को गिनना है जो सीधी श्रृंखला में है, यानी जो ब्रांचेज में शाखी श्रृंखला को आपको नहीं गिनना है, नहीं ऐड करना। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आपको क्या करना है, इस अनुसार जो है द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 इधर से क्रियात्मक समूह गिनती करें, फंक्शनल ग्रुप की गिनती कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, इधर चला तो 1 2 3 तीसरे नंबर, किसी तरफ से गिनती कर सकते हैं, है ना? तो आप लिखेंगे 3 पर क्या है, 3 ओइक 1 2 3 4 5 पेंटेन, है ना? पेंटेन ओइक अम्ल नहीं लिख रहा है अभी, 3 ओइक अम्ल नहीं लिख सकते, अब जब ना लिखें, जब पूरा नाम बनाएंगे तब लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 3 पेंटेनोइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल 3, जो भी, इसी यही इसका IUPAC नाम है। और ये जो ओइक एसिड है ये आपकी बात ऊपर चला गया है, या 1 2 3 4 5 कार्बन, आपने इससे पहले भी देखा कि जब ये सीधी श्रृंखला में आ रहा था तब आप इसकी गिनती कर रहे थे, और जब यह जो है शाखी श्रृंखला में चला गया तब इस ओइक एसिड की गिनती, इस ओइक फंक्शनल ग्रुप की गिनती सीधी श्रृंखला के साथ नहीं होगी। मेरी बात समझ गए आप लोग? हाँ, तो अब इसके अनुसार जो है हमें क्या करना है, इसके अनुसार आपको करना है, अब आगे बढ़ते इसी को लेकर। अब फंक्शनल ग्रुप को हम डबल कर देते हैं, क्रियात्मक समूह को, ठीक है ना, डबल करेंगे, और डबल करके देखिए किस प्रकार से, जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ देखिए COOH, यहाँ पे COOH, फिर हम चलते हैं CH2, और यहाँ पे चलते हैं CH2, यहाँ पे चलते हैं CH3। तस्वीर ये श्रृंखला जो है क्या दर्शाती है कि द नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, क्योंकि जब दो क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन लेस होता है ना? जब 2 क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और जब 2 हाइड्रोजन लेस होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है ना? यहाँ पे जब कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए 2 क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब चलते हैं आगे, अब क्रियात्मक समूह की गिनती कर लीजिए, 1 2 3, तीसरे नंबर पे इधर से है 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्रियात्मक समूह 2 बार जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बार फंक्शनल ग्रुप में रूप में ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर चल रहा है तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्रियात्मक समूह है, तो जहां से जिधर से पहले नंबर पे क्रियात्मक समूह मिलेगा गिनती तो उधर से ही होगी ना। तो आगे चलते हैं, 1 2 3, तीसरे नंबर पे ओइक एसिड, तो तीसरे नंबर पे लिखेंगे 3 पर पहला क्रियात्मक समूह है, 3 पर दूसरा लिखेंगे 3 कै बार है, ये भी तीसरे नंबर पे, भी तीसरे नंबर पे, तो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो डाई क्या लिखेंगे, डाई 3 डाई ओइक, 3 डाई ओइक, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। अब इसको अब लिखेंगे 3 डाई हेक्सेनोइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा, 3 डाई हेक्सेनोइक अम्ल। समझ में आया? यानी 3 तीसरे नंबर पे यह भी ओइक एसिड है, तीसरे नंबर पे भी ओइक एसिड है, कै बार है, 2 बार है, तो डाई लग गया, और उसके बाद क्या है, ओइक अम्ल है, ओइक हेक्सेन है। उसके बाद जब इसको और भी आप जो है सुधार के लिखेंगे तो 3 डाई हेक्सेनोइक अम्ल है। तीसरे नंबर पर 2 ठो है, क्या है, ओइक एसिड है, तो तीसरे नंबर पर 2 ठो ओइक एसिड है ना? तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? IUPAC जितना सुनने में कठिन है उतना ही पढ़ने में आसान है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नोट हो गया? नोट हुआ? जल्दी करिए।
क्या करना है, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की कंडीशन को चेंज करते हैं। एक ही में फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा लेकिन अलग अलग जगहों पर रहेगा। जैसे हमने एक ही पर दो फंक्शनल ग्रुप, दो क्रियात्मक समूह लगाए थे, है ना। आप कंडीशन को चेंज करते हैं। जैसे देखिए, हाँ CH3 CH2 CH, यहाँ पे एक हम OH कैसे देते हैं COOH, फिर हम यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH, हम यहाँ पे COOH देते हैं, फिर यहाँ पे हम CH, यहाँ पे फिर हम COOH देते हैं, फिर यहाँ पे हम CH2 लेके चलते हैं, फिर यहाँ पे हम CH3 कर देते हैं। ध्यान दीजिए, वही एसिड ही है, मगर अब की बार इसकी जो कंडीशन है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। पिछली बार क्या था कि एक ही कार्बन से दो क्रियात्मक समूह थे, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के थे ना। अब की बार जो है ये थोड़ा सा मामला उल्टा हो चुका है। बात समझ रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ है, इस वाले में आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन आपको गिनती करनी है 1 2 3, तीसरे पे क्रियात्मक समूह 1 2 3, तीसरे पे क्रियात्मक समूह। देखिए, चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले, दोनों तरफ से गिनती करने पर क्रियात्मक समूह ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो समान जगहों पर है, बिल्कुल सेम। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन सेम जगहों पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर। तो हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह की गिनती चाहे जिधर से भी कर ले, है कि नहीं। तो चलते हैं 1 2 3, इधर से करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 4 5 6 7 8। हमने पाया कि हमारी सीधी श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन 8 है। और मैंने बताया कि जब फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह ऊपर नीचे शाखित हो जाते हैं तब उनकी कार्बन के साथ उनकी गिनती तो होती नहीं है। तो 8 कार्बन है, लेकिन पहला जो क्रियात्मक समूह 3 पर है, दूसरा 5 पर है, 6 पर। तो लिखेंगे ऐसे 3 पर एक ठो है, एक ठो 5 पर है, एक ठो 6 पर। 3 5 6 है ना। फिर कितनी बार है, 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ओइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्टेन। क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। तो है ना। तो 3 5 6 ट्राई ओइक ऑक्टेन। अब इसको शुद्ध कर लेते हैं, करेंगे 3 5 6 ट्राई ऑक्टेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, ऑक्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल। देखिए 3 5 6 ट्राई, तो अभी जाएगा ऑक्टे में जुड़ गया ओइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल। तो हो जाएगा 3 5 6 3 5 6 ट्राई, मतलब 3 बार है, क्या है, 3 बार ऑक्टेनोइक एसिड। 3 बार जो है ट्राई क्रियात्मक समूह, ओइक क्रियात्मक समूह 3 बार है, इसलिए ट्राई लग गया है। उसके बाद ऑक्टेनोइक अम्ल। बोलिए, समझ में आया, आया। तो अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाते हैं, अलग अलग जोड़ के पढ़ते ना। तो जैसे देखिए, जब कई फंक्शनल ग्रुप एक ही क्रियात्मक समूह में आ जाए, सॉरी, जब कभी कई क्रियात्मक समूह एक ही श्रृंखला में आ जाए ना, तो आपको एक चीज ध्यान देना, आप किसको सबसे पहले पढ़े हैं उसको याद करिए। सबसे पहले हमने हेलोजन पढ़ा है, सीएल याद कर लीजिए। सबसे पहले हेलोजन पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एल्कोहल पढ़ा, उसके बाद एल्डिहाइड पढ़ा, उसके बाद कीटोन पढ़ा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक पढ़ा है। जैसे जिसको पढ़ा है वैसे उसका क्रियात्मक समूह नामकरण करते चले जाएंगे। हाँ, अगर किसी एक विशेष पे नाम नहीं रखा जा सकता, अगर रख दे रहे हैं तो कई तरह के नाम पाए जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्या मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा, बात से अच्छा समझाना है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH रख दिया, यहाँ पे आपने OH रख दिया, फिर आपने यहाँ पे CH रखा, फिर आपने यहाँ पे COOH रख दिया, फिर आपने यहाँ पे CH रख दिया, फिर आप यहाँ पे जो है Cl रख दिया, फिर आपने यहाँ पर जो है CH रख दिया, फिर यहाँ पे आपने CHO रख दिया, फिर आप जो है CH2 रख दिए, फिर आप यहाँ पे CH3 रख दिए। देखिए, जितना पढ़े सब कितना होने लगे इसमें, बात समझ रहे ना। तो बात तो थोड़ी टफ है, बने ऐसे भी आते हैं, वैसे जब आ जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, आप सोचेंगे कि आपने सबसे पहले इसको पढ़ा है, सबसे पहले हेलोजन पढ़ा है। तो लेकिन वो भी, उसमें भी बात ये है कि नंबर ऑफ क्रियात्मक समूह किधर से पहले मिल जाए, कोई भी मिल जाए उस अनुसार। तो यहाँ से पहले दूसरे पे ऑल मिल रहा है, 1 2 3, तीसरे पे अल मिल रहा है, इसका मतलब इधर से गिनती करेंगे,
तो लिखेंगे टू ऑल, क्या लिखेंगे? टू ऑल। उसके बाद 3 ओइक, 3 ओइक। उसके बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 5 अल, 5 अल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेक्सेन, क्या लिखेंगे? हेक्सेन। हेप्टेन लिखेंगे तब, हाँ 7 ना, हेप्टेन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब ना इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। सुधार क्या होगा? सबसे पहले 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और उसके बाद 2 ऑल, 2 ऑल। उसके बाद 5 अल, 3 ओइक, हेप्टेन। अगर ये लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। आप बारी बारी से और भी क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। देखिए एक बात ध्यान सुनिएगा, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ध्यान सुनिए। एक बार आप क्या कर सकते हैं, पहले नंबर पर करेंगे कि 4 क्लोरो, एक बार आप किसी को भी इसमें से बना सकते हैं। जैसे लास्ट में आप एल्कोहल जोड़ सकते हैं, जैसे हेप्टेन ना, हेप्टेनॉल कर सकते हैं सबकी संख्या को रख के। फिर आप हेप्टेनॉल कर सकते हैं, या आप जो हेप्टेनोइक एसिड कर सकते हैं। जब आप हेप्टेनोइक एसिड लिखेंगे तब इन लोगों को आगे करना पड़ेगा और इसको लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं तो भी आपका कभी कोई गलत नहीं काटेगा। बात समझ में आई? तो ये इसके बाद ये हमारा क्रियात्मक समूह में भी आशा करता हूं बेहतर समझ में आया होगा। अगला क्रियात्मक समूह जो है इसके बाद का है ईथर। क्या है? ईथर। ईथर, अब हम ईथर पढ़ेंगे, इसको ऑक्सी एसिड का कहते हैं। तो अगला समूह है हमारा ईथर। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, इसको चेंज करते हैं। अगले सेशन में